राधे राधे आप सभी लोगों को। मैं सिद्धार्थ कांत प्रधान आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की वीडियो, जिसमें इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मिस मत करिएगा। इससे एक दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में। और अगर आप किसी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट वगैरह की, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो चलिए जब देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने वाले हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो यहाँ पर होता है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, फ्लुएंसी, डिकोडिंग साइट वर्ड, स्पेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। अब इसका देखिए, पहले बात तो एक मैं आप लोगों की बात बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख पाऊँ। तो मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा और वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को देख लीजिएगा और डाउनलोड कर उसको अपने नोट्स वगैरह जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हैं वो बना लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोग अभी फ़िलहाल इंग्लिश में ही इस चीज़ को लिख पाता हूँ, तो थोड़ा सा इसको मेरे इस बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, फ्लुएंसी, डिकोडिंग साइट। अब इसका मतलब क्या है? बच्चा रीड करने में डिफ़िकल्टी होती है, फ्लुएंसी चीज़ को बोलने में, ठीक है, और डिकोडिंग करने में, किसी भी चीज़ को डिकोड करने में उसे डिफ़िकल्टी होगी। और साइट वर्ड मतलब देखने में, कोई वर्ड्स को देखने में डिफ़िकल्टी होती है उसे। स्पेलिंग हो गई है, अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को समझने में उसे प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तारे ज़मीं पर मूवी, तो आप सभी ने देखी होगी। उसमें जो है वो बच्चा जो होता है, जिससे आमिर खान उसको जो है हेल्प करता है उसकी, तो वो जो बच्चा होता है वो इसी वाली डिसेबिलिटी से वो होता है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जैसी डिफ़िकल्टी से वो होता है, उसके अंदर एक डिसेबिलिटी होती है। कौन सी? डिसलेक्सिया होती है। तो डिफ़िकल्टी उसे कैसी होती है? रीडिंग में। जैसे वो बच्चा किसी वर्ड को, किसी भी लेटर को उल्टा समझता है, ठीक है, जैसे बी को डी समझता है, ठीक है, ऐसे वॉस को ऐसे डब्लू समझता है, सौ समझता है। तो इस तरीके की जो डिफ़िकल्टी होती है उस बच्चे को, तो इसी डिसेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है इसके बाद डिसग्राफिया। तो यहाँ से ग्राफिया वर्ड से आप इसे समझ सकते हैं, डिसग्राफिया। अब ग्राफिया यहाँ से वर्ड है कि राइटिंग में उसे दिक्कत होगी। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगी उसे, बच्चे को पुअर हैंड राइटिंग होगी उसकी, इरेगुलर लेटर साइजेस, जैसे कि कभी छोटा लेटर बना देगा, कभी बड़ा लेटर बना देगा। ठीक है, इस तरीके की डिफ़िकल्टी होगी। और डिफ़िकल्टी इन स्पेसिंग वर्ड, जैसे वर्ड्स में क्या करेगा, किसी में तो ज़्यादा गैप रख देगा, किसी में कम गैप रखेगा। तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी इन स्पेसिंग वर्ड्स होता है। ऑल्सो ट्रबल पुटिंग थॉट ऑन पेपर, और जैसे कि अपने थॉट्स को वो पेपर पर नहीं रख पाता है। ठीक है, तो इस तरीके की डिफ़िकल्टीज होती हैं किसमें? डिसग्राफिया में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिसेबिलिटी देखते हैं, डिसकैलकुलिया। तो यहाँ से आपको वर्ड देखने को मिल रहा है कैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशंस वगैरह करने में ऐसे डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, तो उसे नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होगी बच्चे को। और लर्निंग मैथ फैक्ट्स, और मैथ के फैक्ट वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी इस चीज़ में। और टेलिंग टाइम, जैसे कि बच्चे को टाइम देखने में, या टाइम बच्चे से कहते नहीं कि बेटा बच्चा ज़रा टाइम देख कर बताओ, तो बच्चा टाइम नहीं देख कर बता पाएगा उस समय, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है उसे। ठीक है, और एंड ग्रेस्पिंग मेंटल मैथ कॉन्सेप्ट उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स बच्चे के साथ में होती हैं, वो क्या कहलाती है? इसी डिसेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से ये बात को कह रहा हूँ कि ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो ज़रूर ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अभी सिर्फ ये 4 नहीं है, इसके आगे भी हैं अभी और। अब डिस्प्रैक्सिया क्या है? तो डिस्प्रैक्सिया यहाँ पर प्रॉब्लम विद मूवमेंट। तो बच्चा पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं कर पाता है। मूवमेंट का मतलब यहाँ पर है जैसे कि पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि जब अगर आप टीचर हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल अभी, या फिर आप जो है कहीं तो कोचिंग वगैरह देते हैं या ट्यूशन्स देते हैं, तो आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जो उनकी राइटिंग बहुत गंदी होती है। ठीक है, तो राइटिंग बहुत गंदी होती है, उसमें जैसे वो उनका मूवमेंट हाथ का सही नहीं हो पाता है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता उनका ब्रेन से उनके हाथ का सही से।
और खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है ऐसी डिसेबिलिटीज़। बैलेंस नहीं बना पाते हैं और फाइन मोटर स्किल्स नहीं कर पाते हैं, जैसे कि पेंसिल पकड़ना, टाइप है ना, टाइंग शू लेसेस। बच्चा अपने आप अपने शू लेसेस नहीं बन पाता है। और कटिंग विथ सीजर्स, जैसे आप उसे सीजर से कोई काम दोगे कट करने के लिए, कोई शेप वगैरह, तो वो भी उसे अच्छे से नहीं कट कर पाएगा। तो इस तरीके की जो होती है इसे डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। अब जो इसके आगे चलते हैं हम लोग, कुछ और डिसेबिलिटीज़ देखते हैं, चलिए। देखिए ADHD, ये इसकी क्या फुल फॉर्म है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये होता है अटेंशन डेफिसिट, मतलब यहाँ पे अटेंशन बच्चा नहीं दे पाता है, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये। तो इसमें होता है क्या, करेक्टराइज्ड बाय इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। मतलब क्या है यहाँ पर, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर बच्चा क्या करता है इस तरीके के, जैसे कि क्लास में आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा, जो बच्चा इस तरीके की डिसेबिलिटी से ग्रसित होगा तो वो क्या करेगा, वो जो है अटेंशन ही नहीं दे पाएगा। आप जो समझा रहे हैं तो वो इधर उधर देखेगा, है ना, या तो कुछ और ही सोच रहा होगा, उसकी दुनिया ही एक अलग होगी। या फिर आप कोई ट्यूशन देते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ये जो हैं आप पढ़ा रहे हैं वो कहीं और देख रहे हैं। तो इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं वही हैं ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ बच्चा हाइपर एक्टिविटी करता है, मतलब वो अपने में ही नहीं है, वो बस सब इधर उधर देख रहा है, अटेंशन ही नहीं है उसका। तो यहाँ पर डिफिकल्टी इन सिटिंग स्टिल, तो वो सीधे भी नहीं बैठ पाएगा, है ना। वो क्या करेगा, कभी इधर भागे, कभी इधर भाग, कभी दूसरे बच्चे के पास चले जाना। स्टेइंग फोकस नहीं रह पाता है, फोकस नहीं रह पाएगा। वेटिंग फॉर अ टर्न, जैसे आप कोई काम करा रहे हैं, जैसे बच्चे से आपने कह दिया कि बेटा बोर्ड पर अब जाकर तुम्हारा टर्न है, तो वो अपने टर्न का वेट करता रहेगा उतनी देर में, जैसे ही मेरा टर्न आया तो वो जल्दी से भागूं। तो मतलब क्या है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं आप तो वो अपने टर्न की वेट करेगा। तो मेन यहाँ पर क्या है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये। ठीक है, आप अच्छे समझते हुए चलिए इन सारी चीज़ों को। अब देखिए ASD क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का यहाँ पर देखिए क्या मतलब है, स्पेक्ट्रम मतलब ये अकेला सिर्फ एक एक डिसऑर्डर नहीं है, इसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसने इसका नाम दे दिया स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेक्ट्रम होता ना पूरा इस चीज़ का, तो वही है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसमें होता क्या है, चैलेंजेस विद सोशल कम्युनिकेशन। यहाँ पर बच्चा जो है सोशल कम्युनिकेट नहीं कर पाता सोशली, मतलब वो हिचकिचाता है दूसरों से बात करने में ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन करने में, एंड रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। अब इसके अंदर देखिए और अच्छे समझते हैं, सोशल इंटरेक्शन में जैसे कि अकेले रहना पसंद होना। बच्चा जो है अकेले रहना पसंद करता है, उसकी एक अपनी ही दुनिया है, वो दूसरों से किसी से उसे मतलब ही नहीं है। या तो वो अपने खिलौनों से खेलता रहेगा, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जैसे मिट्टी खोद रहा है, गड्ढा खोद रहा है, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसमें वो बिजी रहे, और उसे जो है ज़्यादा किसी और से ध्यान नहीं देगा ज़्यादा। तो आई कांटेक्ट से बचेगा, मतलब दूसरों से जब बात करेगा तो ऐसे नीचे निगाह कर लेगा, ठीक है, और उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। तो ये जो आई कांटेक्ट से बचेगा, मतलब आई कांटेक्ट होगा तो आप बात करेंगे, किसी से इंटरेक्शन करेंगे, तो इन सब चीज़ों से वो बचेगा। दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई, मतलब दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, जैसे हम उससे कुछ भी बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वो भावनाओं को नहीं समझता है, नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो ये हो गया सोशल इंटरेक्शन। ठीक, अब इसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं कुछ, तो भाषा के विकास में देरी, इकोलेलिया। देखिए भाषा पहले तो इसमें क्या रहता है कि कम्युनिकेशन बैरियर, इसमें बच्चे को जब भाषा का उसका विकास ही देर में हो पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस डिसऑर्डर में भाषा का विकास बच्चे का देर से होता है। ठीक है, और क्या रहता है इसमें, एक ये वर्ड आता है इकोलेलिया। अब इकोलेलिया इस वर्ड का मतलब है कि शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराना। तो इसमें इकोलेलिया से ग्रसित होता है बच्चा, तो उससे जैसे आप कुछ कहेंगे और तुम कैसे हो, तो वो बात को उसको रिपीट करेगा, तुम कैसे हो। ठीक है, तो वो बच्चा इस तरीके के डिसऑर्डर से ग्रसित होगा। ठीक है, तो ये इकोलेलिया करके होता है एक वर्ड। तो ये है कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर आता है, जिसमें बार बार वो बच्चा उस चीज़ को रिपीट करता है, जो आप कहेंगे वही चीज़ वो बोलेगा। ठीक है, एक आता है, फिर थर्ड आता है रिपीटेटिव एंड स्टीरियोटाइप बिहेवियर। मतलब वो रिपीटेटिव और स्टीरियोटाइप है, मतलब वो उस काम को ही करना पसंद करेगा जो डेली वो करता आ रहा है, मतलब उसका जो रूटीन में है। और यहाँ पर जो कहा कि हमने स्टीरियोटाइप, मतलब वो एक चीज़ में ही टाइप्ड है, और दूसरी किसी चीज़ को नहीं अडेप्ट करना चाहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे हाथ फड़फड़ाना। ठीक है, और इसके अंदर ये भी आता है कि जैसे बच्चा, देखा नहीं है आपने
कि बच्चे जो हैं कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि कोई कंधा हिला रहा है, कोई हाथ हिलाता रहता है, कोई थोड़े-थोड़े टाइम बाद कोई आँख ऐसे-ऐसे करता है। तो मतलब जो है अलग-अलग तरीके के डिसऑर्डर्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो शरीर को आगे-पीछे हिलाना हो गया, जैसे बच्चा बैठ ही नहीं रहा है शांति से, एक चेयर पे बैठा तो आगे-पीछे हिल रहा है, ऐसे, 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 ऐसे कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चा करेगा, रूटीन में बदलाव पसंद नहीं होता है। इस तरीके से जो ग्रसित होते हैं जो ऑटिज़्म से, उनमें अपने रूटीन में कोई बदलाव करना पसंद नहीं है। जैसे कि आपने अगर उनके खिलौने जो रखे हुए हैं, जिससे वो खेलते हैं, अगर आपने उठा के उस टेबल से या उस जगह से उठाकर आपने कहीं और रख दिए, तो वो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और जैसे कि आप उन्हें किसी दूसरे रास्ते से ले गए, या स्कूल जा रहे हैं वो डेली किसी रास्ते से, आप दूसरे रास्ते से ले जाओगे तो वो काफ़ी डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर अपने पेरेंट्स से भी। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं? ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से। अब हम लोग आगे कुछ 2-3 करीब 3-4 और रह गए हैं, उसको मैं और समझा दूँ, फिर हम लोग ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए इसके आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग जो बचे हुए हैं डिसेबिलिटीज़ उनको देख लेते हैं, और इसके बाद अभी जाइएगा मत, पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। इसके बाद में वो इनको काउंटर कैसे करेंगे, इन सारी डिसेबिलिटीज़ को एज़ अ टीचर आप कैसे काउंटर करेंगे? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे कि इन सारी डिसेबिलिटीज़ तो चलो बच्चे के अंदर हैं, तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? ठीक है, तो वो भी आप लोग देख कर जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक। इसके बाद मैं उनको ही लेकर आऊँगा, ठीक है? उसको ही पढ़ाऊँगा, ठीक? अब हाइपरलेक्सिया देख लेते हैं, इसमें क्या होता है हाइपरलेक्सिया? इसमें बच्चा अपनी उम्र की तुलना में बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाता है, ठीक है? और लेटर, नंबर, वर्ड्स की तरफ आकर्षित होता है। मतलब डिसलेक्सिया का अपोजिट है। जैसे डिसलेक्सिया में नहीं बच्चा जो है अक्षरों को समझ नहीं पा रहा था, है ना? अक्षरों को समझ नहीं पा रहा था, जिसमें जैसे बी को डी समझ रहा था, वॉस को सॉ बस समझ रहा था। तो इस तरीके के वो जो डिसलेक्सिया का एक तरीके से अपोजिट ही है। इसमें बच्चा जो होता है अपनी उम्र से भी कम समय में जो है जल्दी सीख जाता है चीज़ों को पढ़ना, ठीक है? और जो है जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे बच्चा रास्ते में अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा होता है तो वो बोर्ड्स को पढ़ता हुआ चलता है, ठीक है? तो और जैसे पेपर अगर आ रहा है उसके घर में न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर को पढ़ेगा। तो इस तरीके से मतलब वो अट्रैक्ट होता है इन सब चीज़ों की तरफ, नंबर्स की तरफ, वर्ड्स की तरफ, लेटर्स की तरफ। तो इस तरीके की जो, अब इसे डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक ऑटिज़्म का डिसऑर्डर है। अब ये भी एक डिसऑर्डर ही है। देखिए कि एक एवरेज बच्चा होता है, नॉर्मल जिसे कहते हैं हम लोग। नॉर्मल बच्चे के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा होगी, ना ही बहुत कम होगा कोई भी चीज़, तो वो एक एवरेज रहता है। अब ये जो कुछ बच्चे होते हैं इसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कह सकते हैं, पर एक ये ऑटिज़्म डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम है ना एएसडी, तो उसके अंदर ही आता है ये भी। तो इसमें बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग एपरेक्सिया। अपरेक्सिया में क्या होता है? ये डिस्प्रेक्सिया का गंभीर रूप है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर क्या रहता है कि दिमाग से जो उसके जो सिग्नल्स भेज रही हैं, मसल्स को, दिमाग जो है मसल्स को जो सिग्नल भेज रहा होता है, वो उसके बॉडी पार्ट्स तक सही प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो इसमें इसके कारण क्या होता है कि इसके कारण बच्चा जो है बोलने में या हाथ पैर हिलाने में उसे दिक्कत होती है। मतलब जो वो चाह तो रहा होता है कि जो बोलना, पर वो उस तरीके से अच्छे से बोल नहीं पाता है उसको। और क्या होता है इसमें कि वो जैसे उसे कोई भी चीज़ हाथ पे हिलाने में दिक्कत होना, जैसे कि अगर वो सोचे कि पेन को अच्छे से मैं पकड़ पाऊँ, तो वो चीज़ें होने में उसे दिक्कत होती है, ठीक है? प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, एप्रेक्सिया हो गया आपका। अब इसमें एग्राफिया, एग्राफिया ये जो है बिल्कुल ही, जो डिस्ग्राफिया जो पढ़ा था उसी का ही एक तरीके से ये क्या है, गंभीर रूप है। अब इसमें होता ये है कि जो बच्चा लिखने की क्षमता उसे पूरी तरीके से चली जाती है, मतलब वो लिख ही नहीं पाएगा अब, ठीक है? तो लिखने की क्षमता पूरी तरीके से चली जाती है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है ना। आपने मूवी देखी होगी, जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है शुरुआत में बहुत अच्छा एक डॉक्टर होता है, तो वो एक न्यूरोसर्जन होता है, ठीक है? तो वो बहुत अच्छे से ब्रेन सर्जरी वगैरह करता है। तो एक बार उसका जब एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के बाद जो है उसकी उँगलियाँ, फिंगर्स वगैरह जो होती हैं उसकी, वो काम करना प्रॉपर तरीके से बंद कर देती हैं। तो फिर वो जाता है वहाँ पर, नेपाल में कहीं ढूँढता है, फिलहाल उस पे नहीं जाते हम लोग। तो उसी तरीके से ऐसा होता है। तो ये ब्रेन इंजरी के कारण होता है ये। किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी अगर हो गई है उस पर्सन को, तो वो इस तरीके की, अगर उसके अंदर है कि वो क्षमता खत्म हो जाती है बिल्कुल लिखने की, तो वो एग्राफिया कहलाता है, ठीक है? अब अफाशिया क्या है?
एफाशिया, इसमें व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनकर समझ नहीं पाता है, मतलब सुनेगा तो, पर वो उसे समझ नहीं पाएगा क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये। फिर अपने मन की बात को भी शब्दों में बोलकर नहीं बता पाएगा, या उसके मन में कोई जो थॉट्स आ रहे हैं वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। और क्या रहता है, ये मस्तिष्क के लेफ्ट साइड में चोट लगने बीमारी कारण होता है। अब कुछ कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग ये यहाँ पर बोलेंगे, कुछ लड़के कि अरे सर, ये तो हमारे साथ भी होता है, हम लड़कों के साथ में, कि जो हम लोग जो है मन में कुछ बात होती है और हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये वो वाला डिसऑर्डर नहीं है जो एक लड़कों के साथ में होता है एक एज में। तो ये वो वाला डिसऑर्डर नहीं है, इसमें चोट लगने से होता है, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा गंभीर मत लीजिएगा। तो एफाशिया होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, इसके बाद इसमें ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि काउंटर किस तरीके से, एज अ टीचर आप काउंटर कैसे करेंगे इन सारी डिसेबिलिटीज़ को बच्चे के अंदर। अगर कोई भी इस तरीके की डिसेबिलिटी है तो एक टीचर के नाते वो कैसे इन चीज़ों को काउंटर करेगा। चलिए अब जल्दी से उन सब चीज़ों को देखते हैं किस तरीके से काउंटर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग अपनी क्लास का लास्ट का टॉपिक है इसके बाद ये जो है वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगी, ठीक है। तो हाउ टू डील विद डिसलेक्सिया अफेक्टेड चाइल्ड। तो यहाँ पर हम कैसे डिसलेक्सिया अफेक्टेड चाइल्ड को कैसे डील करेंगे। अब डिसलेक्सिया आप लोगों ने देखा था ना इसमें, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, तो इसमें कैसे डील करा जाएगा, तो मल्टी सेंसरी अप्रोच आप यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं VAKT सिस्टम। ये सिस्टम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है, विजुअल्स हम दिखाते हैं बच्चों को, पिक्चर्स वीडियोस के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बच्चा इससे जल्दी सीखता है। और ऑडिटरी वगैरह हम लोग यूज़ करें, जैसे ऑडियो बुक्स और पोएम्स वगैरह। आज के टाइम आप देख नहीं रहे हो कि ऑडियो बुक्स आती हैं, उसमें बच्चा बटन दबाता है तो पोएम बजने लगती है, और लेटर्स भी बटन दबाकर उसमें लेटर्स बोलने लगते हैं, ABCD इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। काइनेस्थेटिक में, जैसे काइनेस्थेटिक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आप हवा में लिख दो लेटर A, B, ऐसे C, ऐसे करके D बना दिया। तो इस तरीके से आप लिख कर बच्चों को, मतलब हवा में ही ऐसे तरीके सिखाओ, बड़ा बड़ा ऐसे बना कर हाथ से ऐसे मूवमेंट कर करके। और जैसे आप अगर पॉसिबल हो तो जैसे आप ग्राउंड में ले गए तो वहाँ पर मिट्टी में ऐसे करके A बना दिया, बच्चों से कहा कि अब आप बनाओ। तो इस तरीके से बच्चे उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिसलेक्सिया से अफेक्टेड चाइल्ड्स के लिए होगा। फिर टैक्टिकल जैसे यूज़ कर सकते हैं। टैक्टिकल उसमें जैसे कि उभरे हुए लेटर्स हों, है ना, किसी चीज़ पर लिखे हुए हैं, ऐसे उभरे हुए हैं, उससे बच्चा टच कर करके उसको। तो ये मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करी जाती है इसमें, जिससे बच्चे को जो है इसमें अच्छे से समझ सके ये चीज़ें को। तो टेक्स्ट टू स्पीच टूल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोलें और वो बोलकर, मतलब टेक्स्ट में आप जैसे टाइप जो भी करें, और वो टाइप किया हुआ जो भी होगा वो सब जाकर वो स्पीच में कन्वर्ट हो। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों से जो है हेल्प ले सकते हैं डिसलेक्सिया वाले स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। अब हाउ टू डील विद डिसग्राफिया या एग्राफिया अफेक्टेड चाइल्ड। डिसग्राफिया अभी हम लोगों ने देखा है, जिसमें बच्चा जो है राइटिंग वगैरह उसकी अच्छी नहीं होती है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, उस बच्चे के लिए ओरल एग्ज़ाम्स ले सकते हैं, ठीक है। स्पीच टू टेक्स्ट, जैसे आप बोलेंगे वो चीज़ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अब उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर नहीं लिख पा रहे हैं, या फिर एग्राफिया वगैरह जैसे जो बिल्कुल ही नहीं लिख पाते हैं, तो वो बोल कर तो लिख सकते हैं ना, मतलब बोलें और वो चीज़ लिख जाए। तो इस तरीके के टूल यूज़ कर सकते हैं हम। प्रिंटेड नोट यूज़ कर सकते हैं उन लोगों के लिए। अब हाउ टू डील विद द डिसकैलकुलिया और डिसकैलकुलिया अफेक्टेड चाइल्ड। तो हम लोग डिसकैलकुलिया, जो बच्चा जो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए हम एबेकस से सिखा सकते हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें एबेकस वगैरह का यूज़ करके सिखा सकते हैं। डाइस ब्लॉक यूज़ करते हैं, डमी करेंसी नोट्स। जैसे छोटे बच्चों को जैसे कैलकुलेशन आपको सिखानी है, अब ऐसे आप कहोगे कि मैंने तुझे 100 रुपये दिए और वहाँ से तुम शॉपकीपर के पास गए, और जो उनसे जो शॉप से आपने जो है 20 रुपीज़ का कुछ सामान लिया, और आपके पास कितने पैसे बचे। तब आप ये चीज़ अच्छे से नहीं समझा पाओगे ओरली। अगर आप चाहोगे कि मैं इस चीज़ को बच्चे को अच्छे से समझा दूँ, तो उसके लिए आपको जैसे अब आप आर्टिफिशियल डमी करेंसी नोट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप उसे 100 रुपीज़ दो, फिर आप उससे जो है ऐसे करके वो, जैसे वही 20 रुपीज़ उससे
जितना भी आप वो मतलब डिडक्ट हुआ वो उसे आप दे दोगे, तो आप उसे कहोगे कि आप काउंट करो कितना हुआ। तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, विजुअल एड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे चार्ट, फ्लैश कार्ड वगैरह का यूज़ करके बच्चों को सिखा सकते हैं। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, जब ये बड़े क्लास में जाएंगे तब तो उन्हें कैलकुलेटर्स दे दिए जाते हैं। अब तो वैसे भी जब बच्चे बड़े क्लास में होते हैं, 11th-12th में आ जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन लोगों को कैलकुलेटर्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग, इसी में मैंने जो जगह नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पर छोटा लिख दिया ऑटिज़्म को कैसे डील करें। मैं पूरा नहीं लिख पाया यहाँ पे, हाउ टू डील विद ऑटिज़्म अफेक्टेड चाइल्ड, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है ऑटिज़्म करके। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपको जो है ना इसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो इसका जिसका जो है लिंक उसमें दे रखा है, मेरे चैनल के बायो में दे रखा है मैंने। तो उससे आप जाके वहाँ से उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे मेरा। वहाँ पर मैं इसको ये पूरा PDF प्रोवाइड करा दूँगा आप लोगों को, पूरे इस नोट्स की PDF एक मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। तो देखिए, देखते हैं ऑटिज्म वाले के लिए क्या करेंगे। तो विजुअल शेड्यूल्स में, जैसे हम लोग विजुअल शेड्यूल्स बना दें बच्चों का शेड्यूल जो है, ऐसे हमने क्या करा है, बोर्ड पर पूरा एक चार्ट एक तैयार कर दिया, बोर्ड पर लगा दिया, और उसमें सारा उनका शेड्यूल लिखा था कि आपको ये रूटीन इस तरीके से फॉलो करना है। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे करके बच्चों को सिखा सकते हैं। पीयर ट्यूटरिंग है ना, पीयर ट्यूटोरिंग कर सकते हैं। जैसे पीयर मतलब जैसे उनके जो साथी हैं, जो बच्चों के साथ में जो बच्चे बैठते हैं अदर, तो उनके साथ में ही उनको इन्वॉल्व करा दें, जिससे कि वो उनके साथ में ही खेल खेल कर सीख जाएंगे चीज़ों को। और क्या कर सकते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें उनके लिए, इंस्ट्रक्शंस को क्लियर्स मेंशन करा जाएगा, क्लियरली हर चीज़ लिखी जाएगी। सेंसरी कॉर्नर मतलब एक शांत, उनके लिए कैसा होता है, सेंसरी कॉर्नर होना चाहिए। जैसे क्लास बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग है जिससे कि वो जो है डिप्रेस्ड हो जाएं, या फिर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बहुत तेज़ में बोल रहा है टीचर तो बच्चा डर जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो ऑटिज्म वाले स्टूडेंट के लिए। अब ADHD और डिस्पैरेक्सिया और एप्रेक्सिया जो हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर अटेंशन डेफिसिट वाला जो था, तो उसमें चंकिंग मतलब हो गया कि बड़े असाइनमेंट को टुकड़ों में बांट दो। तो जो बड़े बड़े असाइनमेंट्स हैं उनको टुकड़ों में बांट दीजिए, और अलग अलग बच्चों को दे दीजिए। तो एक ग्रुप बना दीजिए इस तरीके से कि जैसे बच्चे ग्रुप में जो है अच्छे से, अब अटेंशन डेफिसिट तो है, उसका अटेंशन नहीं होता है किसी एक चीज़ पर, तो वो ये कैसे करेगा कि ग्रुप में आपने ग्रुप डिवाइड कर दिया, उनको दे दिया असाइनमेंट, तो इस तरीके से वो लोग उसको बना लेंगे। मूवमेंट ब्रेक दीजिए, जैसे आप एक जो है ऐसे पैटर्न इस तरीके से बना दीजिए कि जो है एक मूवमेंट ब्रेक मिलेगा आपको, तो बच्चा उस पीरियड में जो है अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, और उसे पता होगा कि हाँ जो मुझे जो है पीरियड के बाद मुझे जो है एक मूवमेंट ब्रेक मिलेगा, उसमें वो शैतानी कर लेगा अपनी। फिर ये कह दो कि आप उसमें जो है अपना जो है खेलना जो है आपको वो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है ऐसे स्टूडेंट से डील कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल सीटिंग रखें। फ्लेक्सिबल सीटिंग का मतलब ये नहीं कि मतलब आरामदायक, यहाँ पर कहने का मतलब डू नॉट अरेंज सीटिंग नियर विंडो और डोर, मतलब ऐसी जगह उनकी सीट्स मत डालिए जहाँ पर जैसे डोर के पास में या फिर जो है विंडो के पास में कहीं उनकी सीटिंग मत रखिए, जिससे कि बच्चा जो है डिस्ट्रैक्ट होगा। वैसे ही वो अटेंशन डेफिसिट है तो वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ADHD वाले चिल्ड्रन से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लेकर आता रहूँगा मेरे चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।